हेलो दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस जारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रीलिम्स 2027 के लिए ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस हमने शुरू कर दी आप लोगों के लिए, जिसमें प्रीमिक्स में हम 5 क्वेश्चंस 5 एमसीक्यू 10 मिनट के अंदर फटाफट से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको बस इस वीडियो के अंदर क्या करना है कि जो क्वेश्चन आ रहा है सामने उसको पॉज करना है, उसको आंसर करने की कोशिश करनी है, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना है। ऐसा करते हुए तकरीबन आपको 15 मिनट हो सकता है लग जाए, लेकिन ये 15 मिनट बहुत यूजफुल होंगे क्योंकि हम रेलिवेंट चीज़ों से सवाल आपके सामने लेके आएंगे। यूपीएससी सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 19 जुलाई के दिन एक पेपर हुआ था। उस पेपर में से मैं 5 क्वेश्चन लेके आया हूं। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है, और सिविल सर्विस एग्जाम या स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए सबके लिए ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे प्रैक्टिस का मॉडल हो सकते हैं। ये सवाल देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। आपको पता होगा कि पिछले साल सरकार ने सबसे पहले तो ऑनलाइन मनी गेमिंग के ऊपर बैन लगाया, और उसको रेगुलेट करने के लिए और ई स्पोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए एक कानून लेके आया जिसका नाम था प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। जिसके बाद ये सब ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल, ये सब बिल्कुल ही बंद हो गए, और उसके बाद उनको कुछ और अपने फंक्शंस लेके आने पड़े सामने, है ना। बट हाँ, ये बहुत एक फेमस पिछले साल का एक कदम था जिसके ऊपर एक सवाल पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट पूछी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू रिकॉग्नाइज एंड रजिस्टर ई स्पोर्ट्स विद द एजेंसी एंड अथॉरिटी एज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। बिल्कुल सही है। तो जो लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं एज कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, चाहे वो फुटबॉल बेस्ड हो, स्ट्रैटेजी गेम्स हो, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है ना, वो अलाउड है, वो ई स्पोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स के अंदर आती है। ये बिल्कुल सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगा डेवलपमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल गेम्स फॉर रिक्रिएशन एंड एजुकेशनल पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लूडो खेलते हो जिसमें मॉनेटरी बेनिफिट इन्वॉल्व नहीं है, या आप क्रॉसवर्ड खेलते हो ऑनलाइन, तो इसमें मॉनेटरी एलिमेंट अगर हटा दिया जाए तो ये एजुकेशनल और रिक्रिएशनल गेम्स होती हैं, और ये तो फैसिलिटेट की जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। ये एक्ट ऑनलाइन मनी गेम या ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, इन दोनों को बैन करता है। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट इस एक्ट के अंदर नेशनल लेवल पे एक बॉडी बनाई जाएगी, है ना, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और वो लाइसेंस दिया करेगी फॉर ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए उसका काम होगा, लेकिन वो ये भी देखेगी कि कौन सी गेम्स मनी गेम्स हैं, और अगर वो रन कर रही हैं तो उसको रन करने वाले, चलाने वाले, संचालित करने वाले, एडवर्टाइज करने वाले सभी लोगों पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सो दैट मीन्स ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट आंसर इज ए। आपने क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना है। दूसरा सवाल दीजिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पीआईएल। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पीआईएल के बारे में क्या करेक्ट चीज है ये आपको बतानी है। 3 स्टेटमेंट में से करेक्ट चीज क्या है पीआईएल के बारे में, ये आपको बताना है। उससे पहले एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगा, हमारा जीएस का फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है जल्द, और ये आखिरी बैच होगा। दिस विल बी द लास्ट बैच, आफ्टर विच नो न्यू बैचेस विल बी देयर फॉर 2027। तो 2027 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, लास्ट बैच है। इस पर्टिकुलर ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जीएस की, आपको 3 पावर शीट्स मिलेंगी जिनको हम एलएमआर शीट्स, लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स, डीपीडब्ल्यू यानी कि डेली प्रैक्टिस वर्कबुक, और डेली टारगेट शीट्स ये कहते हैं, जिससे आपकी रिटेंशन इंप्रूव होती है। इसके अलावा आप मेंटरशिप के अंदर भी आ सकते हो। मेंटरशिप के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पीआईएल की बात करूं, इंडिया में पीआईएल क्या कहता है? डज इट अडहियर टू द स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट इंपोज्ड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ लोकस स्टैंडी? नो। बेसिकली लोकस स्टैंडी क्या होता है? लोकस स्टैंडी का मतलब ये होता है कि किसी भी अदालत के पास या जुडिशियल बॉडी के पास वही व्यक्ति, वही इंडिविजुअल कोई मैटर लेके जा सकता है जो उस पर्टिकुलर मैटर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो। तो दैट मींस लोकस स्टैंडी स्ट्रिक्ट होने का मतलब है या रिजिड होने का मतलब होता है कि ओनली द अफेक्टेड पार्टीज डायरेक्टली कैन गो एंड फाइल अ पिटिशन और फाइल अ पीआईएल। लेकिन पीआईएल में ऐसा नहीं होता है। जनहित में, पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई वेल माइंडेड इंडिविजुअल, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कोई भी कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। इसकी ब्यूटी ही यही है कि किसी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बिहाफ पे कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट के पास जा सकता है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करवाने के लिए। तो पीआईएल के लिए पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। जब पहली स्टेटमेंट गलत हो गई तो बच गई 2 और 3। लेटर्स टू जजेस मे बी ट्रीटेड एज पिटिशंस, ये बिल्कुल सही बात है।
इनफैक्ट उड़ीसा के एक फेमस केस के अंदर एक माता जी ने अपने बेटे के बारे में पीआईएल फाइल की, उनके बेटे को पुलिस देर रात उठा के ले गई और अगले 2 दिन बाद उस बेटे की लाश उनको मिलती है। तो वो पूछने के लिए कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई पुलिस के अगेंस्ट, वो पीआईएल डालती हैं, यानी चिट्ठी लिखती हैं जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को, और वो चिट्ठी पहुंचती है और उसके बाद भी कंसिडर किया जाता है। इसको कहते हैं एपिस्टलरी ज्यूरिसडिक्शन। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लिखी गई चिट्ठियों को पीआईएल की रूप में सुना जाता है, यह है एपिस्टलरी ज्यूरिसडिक्शन, और ऐसा होता है पीआईएल के केस में। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक ऐसा केस है जहां पीआईएल ने आर्टिकल 21 और 32 इन दोनों के स्कोप को एक्सपैंड किया, यह भी बिल्कुल सही है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एनवायरमेंटल पोल्यूशन या एनवायरमेंटल लॉ से जुड़े बहुत सारे केसेस के अंदर इसकी बात आती है, जहां पे कहा जाता है कि एनवायरमेंटल राइट्स, पोल्यूशन प्रिवेंशन, राइट टू क्लीन एयर एंड healthy environment is also part of right to life and personal liberty, article 21, and under article 32 you can come if and you can ask for a writ petition if those rights are being taken away from you। आपके अधिकार अगर एक क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट में जीने के आपसे लिए जा रहे हैं तो आप रिट पिटिशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं, आर्टिकल 32 के अंदर। तो दोनों का स्कोप इंक्रीज हुआ, इसका मतलब है बी 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में 3 चीजें पूछी गई हैं और आपको सही जवाब बताना है। पहला सवाल, पहला ऑप्शन, बाय कन्वेंशन द सेक्रेटरी जनरल लोकसभा और सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा इज अपॉइंटेड एज द रिटर्निंग ऑफिसर बाय रोटेशन। ये मतलब क्या हुआ, देखो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट सबके होते हैं, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी और एग्जीक्यूटिव के भी। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए या उसको कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सेक्रेटेरिएट की मदद लेता है। सेक्रेटेरिएट के बारे में आर्टिकल 98 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो जो सेक्रेटेरिएट होता है वो परमानेंट स्टाफ होता है लोकसभा और राज्यसभा का, और इनके जो हेड होते हैं वो होते हैं सेक्रेटरी जनरल। तो बाय रोटेशन मतलब एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल, दूसरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल रिटर्निंग ऑफिसर का रोल निभाते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर का काम क्या होता है कि उनके पास जाके आप नॉमिनेशन फाइल करते हो, डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हो, सबमिट करते हो। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही, मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कैन वोट अकॉर्डिंग टू देयर विश एंड आर नॉट बाउंड बाय एनी पार्टी व्हिप, ये भी बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने वाले कौन होते हैं, हर राज्यसभा और लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोटर है, हर स्टेट की असेंबली का इलेक्टेड एमएलए वोटर है, और हर यूटी विद लेजिस्लेचर का इलेक्टेड एमएलए वोटर है। इसका मतलब यह हुआ कि इनके जो वोट्स हैं वो वोट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में काउंट किए जाएंगे। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान पार्टी कोई निर्देश नहीं इशू कर सकती, व्हिप नहीं इशू कर सकती कि आपने हमारे कैंडिडेट को ही वोट करना है या आपने किसी और कैंडिडेट को वोट नहीं करना है। ऐसी कोई व्हिप अप्लाई नहीं होती, एप्लीकेबल नहीं होती। सेम वे एंटी डिफेक्शन लॉ भी इन केसेस में अप्लाई नहीं होता। एंटी डिफेक्शन का मतलब है अगर आप पार्टी के निर्देश के अगेंस्ट, डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट देते हो, है ना, या कोई एक्ट करते हो हाउस के अंदर, तो वो डिफेक्शन कहलाता है, जिसमें आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। बट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है। सॉरी, ओके, so let us see once again this statement। हाँ सॉरी, पहली भी करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। प्रोविजंस ऑफ नोटा आर एप्लीकेबल, तीसरी स्टेटमेंट कहती है नन ऑफ द अबव एप्लीकेबल है, नोटा एप्लीकेबल है। तो नन ऑफ द अबव एप्लीकेबल इसमें नहीं है, जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनमें से आपको चूज करना होता है। नोटा इज नॉट एप्लीकेबल इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। मेरा आपसे एक सवाल है, राज्यसभा के इलेक्शन में इज नोटा एप्लीकेबल? मेरा आपसे सवाल है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, जब राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करने होते हैं तो क्या वहां पे नन ऑफ द अबव एप्लीकेबल होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं कितना आपको इलेक्शंस के बारे में हमारे पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, तो भारत में इंटरस्टेट काउंसिल नाम की एक बॉडी है जो आर्टिकल 263 के अंदर बनाई गई थी सबसे पहली बार इन द ईयर 1990। बट देयर आर जोनल काउंसिल्स, लाइक जोनल काउंसिल्स, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, ऐसे काउंसिल बनी।
लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में सवाल है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एमएचए के अंदर एक नोडल मिनिस्ट्री है जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट देखती है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? नहीं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस संस्था है, एक कलेक्टिव है जो एमएचए के अंडर काम नहीं करती है। दूसरा, काउंसिल के अंदर गवर्नर्स एंड सीएम्स ऑफ 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं along with 3 members nominated by the governors of the respective states। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर की कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी 1971 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, ये 1971 में कानून के पार्लियामेंट के कानून के तहत बनाई गई थी। दूसरी स्टेटमेंट में गड़बड़ कहां है देखते हैं। काउंसिल कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड सीएम ऑफ 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहां तक बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा होम मिनिस्टर भी होते हैं, एक मिनिस्टर उनके द्वारा नॉमिनेटेड भी होते हैं इसमें, है ना। तो अंत में ये बात बताई गई है 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। नो, गवर्नर्स नहीं, 3 मेंबर्स। गवर्नर्स क्यों नॉमिनेट करेंगे? और गवर्नर कैसे करेंगे? 8 गवर्नर हो सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए प्रेसिडेंट जिनको नॉमिनेट करते हैं वो यहाँ पे मेंबर होते हैं। मणिपुर was added as 8th member in the North Eastern Council। नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, तो दैट मींस सी इज द करेक्ट आंसर। आपने क्या बताना था नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में? करेक्ट चीज क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द फेडरल सिस्टम इन इंडिया इज करेक्ट? भारत के फेडरल सिस्टम के बारे में 3 स्टेटमेंट दी हुई है, आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। पहली, since the states had independent existence prior to the formation, the constitution provided for safeguards for protecting states' rights। बिल्कुल गलत, ऊटपटांग बात। प्रिंसली स्टेट्स की अगर हम बात करें, उनको अलग छोड़ दें, जो प्रोविंसेस हुआ करते थे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर एक सबऑर्डिनेट पोजीशन पे थे। तो इस वजह से आप ये देख सकते हो कि जब हमारा संविधान बना तो ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स इकट्ठा हुए और उन्होंने बोला कि हम एक संविधान बनाएंगे। नहीं, द ब्रिटिश इंडिया ट्राइड टू क्रिएट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, और इस वजह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये यूएसए के ऊपर अप्लाई भी प्रॉपरली नहीं होती, क्योंकि यूएसए के भी जो स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, है ना। फॉर फेडरेशन बनने के बाद, मतलब जब उन्होंने अंग्रेजों को वहां से बाहर हटाया, फिर वो 13 कॉलोनीज बन गई जो इंडिपेंडेंट बन गई, और फिर उसके बाद उन्होंने आपस में अपना मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन बना तब तक ब्रिटिशर्स यहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी ब्रिटिशर्स ने ही बना के दी, है ना, उन्हीं के बताए गए प्लान के हिसाब से बनी। तो हमारे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो आपस में मिलके संविधान नहीं बनाते। स्टेटमेंट गलत है। रेजिडुअरी पावर्स आर रिजर्व्ड विद द स्टेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएस, बट दीज आर रिजर्व विद द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत में जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो यूएस में जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, आपके पास इंडिया में 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूएसए में एक ही लिस्ट है, फेडरल लिस्ट। तो रेजिडुअरी पावर्स किसके पास रह गई? जो रह गई वो स्टेट्स के पास, बिल्कुल सही। पर भारत में ये यूनियन पार्लियामेंट के पास होती, 7th शेड्यूल के हिसाब से। तो सेकंड स्टेटमेंट सही। कॉन्स्टिट्यूशन हैज फॉलोड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इन वेस्टिंग द रेजिडुअरी पावर्स। नहीं भाई, इंडिया ने रेजिडुअरी पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया है। तो ये तीसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया बी, 2 ओनली। तो जीएस मेंटरशिप बैच जो है ये हम 2027 के लिए लास्ट बैच स्टार्ट कर चुके हैं। इस मेंटरशिप बैच के अंदर आपको जीएस और सीसैट का कंटेंट तो मिलेगा ही, मेंस का स्पेसिफिक कंटेंट, साथ ही साथ वीकली आंसर राइटिंग, वीकली एमसीक्यू सॉल्विंग सेशंस और मेरी 1:1 मेंटरशिप आपको प्रोवाइड होगी। ये 5 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और मैंने जो आपसे सवाल पूछा था अबाउट नोटा, वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।